अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कोरोना के बारे में दोस्तों जो बड़ी देर से जिस अच्छी खबर का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी मेरे ख्याल में आन पहुँची है। अभी आज का अखबार पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि परसों PIA के बजाय पाक फ़ज़ाइया का तियारा C-130 जो है वो चाइना से वैक्सीन की पहली खेप जो है पाकिस्तान लेके आएगा। और उसमें हुकूमत का दावा ये है कि मार्च तक 60 लाख डोजेज़ जो हैं वैक्सीन की वो मिलेंगी और इसको जून तक जो है तकरीबन 1 करोड़ डोजेज़ जो हैं वो वैक्सीन की मिल जाएंगी। और मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोगों को वैक्सीन जो है वो जायज़ रेट के ऊपर मुहैया हो, ताकि हर बंदा जो है वैक्सीन लगवाए और कोरोना जैसी वबा से जान छुड़ाएँ। बाकी मेरी आपसे ताकीद है कि वही SOPs जो गवर्नमेंट के मुतारफ़ करता है उनके ऊपर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घर से जब बाहर निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि आप अपने और अपने अहल खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज रख सकें। और ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी जो है उसका भी इसी में बचाव मुमकिन है। दोस्तों चाइना हमारा बड़ा दरीना दोस्त है और हमारी दोस्ती तकरीबन इसके साथ जो हम दावा करते हैं कि वो हिमालय से भी ज़्यादा बुलंद है। अब देखना ये है कि चाइना के बारे में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो ये लिखता है। अभी जो खबर आई है, मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चाइना को 2020 में मुआशी नमू हासिल करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क करार दिया है। गुज़श्ता बस चीनी माशियत का हुजम, वो कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 100 ट्रिलियन युआन जो है, जिसको हम RMB कहते हैं, तक हो गया है। और एक RMB जो है पाकिस्तान के तकरीबन 25 रुपये से ऊपर ही मुहैया हो रहा है। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि जो मुआशी नमू की बात कर रहा हूँ, ये GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, कि जो अदाद शुमार के मुताबिक चाइना में 2020 में जो GDP की मालियत है वो 101.5986 ट्रिलियन युआन तक जा पहुंची है। और अगर थोड़ा सा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2019 की निस्बत चाइना का GDP ग्रोथ है उसमें तकरीबन 2.6% इजाफा हुआ है। और आपको ये भी बता दूंगा, चाइना का जो 100 साला प्रोग्राम है इस सदी के एंड तक, जो उनके टारगेट्स हैं, उसमें शायद ये 2040 तक इनका जो GDP है वो 100 US डॉलर से भी मेरे ख्याल में ट्रिलियन से क्रॉस कर जाएगा। और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्शंस के साथ चाइना जो है वो अब मुआशी हब डे बाई डे बनता जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और जाहिर सी बात है, जब मुआशी इकनॉमिक एक्टिविटी चाइना में इस तरह तेज़ी से बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके लोगों को रोज़गार मिलेगा, फॉरनर्स जो हैं उनके लिए भी दरवाजे खुलेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें इन दी फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नौकरियां भी फॉरनर्स के लिए खुलेंगी, जाहिर सी बात है। और मुल्क के अंदर जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन जो है वो भी उस हद तक कंट्रोल होगा। और ये दोनों चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट में को जब कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करते हैं, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि लोगों की वेलबींग में इजाफा होता है। तो मेरी इल्तिजा है अपनी गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ सबक जो है अपने फंगी से सीखें, और जिसके बारे में हम कहते हैं कि शहद से मीठी दोस्ती है हमारी इनके साथ, और हिमालय से कहीं ऊंची। अब कितनी ऊंची है ये मुझे ऊंचाई का अंदाज़ा तो नहीं है, वरना मैं आपको उस ऊंचाई के बारे में भी ज़रूर बता देता, ताकि एटलीस्ट हम कुछ थोड़ा सा चाइना से सबक सीख कर अपनी इकॉनमी जो है उसको राह रास्त पे ला सकें। हमारे मुल्क में काबीना हो चाहे काबीना से बाहर हो, घर हो या सड़क हो, तो बर्दाश्त जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका लेवल जो है ना वो डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। और उसके पीछे दो ही बातें हैं, सबसे बल्कि एक ही बात मैं कहूँगा, क्योंकि बाकी दो बातें जो हैं उसे एक बात से निकल के आती हैं कि मुआशी तरक्की, मुल्की मुआशियात, लोगों की मुआशियात, मैक्रो इकनॉमिक्स या माइक्रो इकनॉमिक्स। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन पाकिस्तान की नज़र आ रही है, वो शायद प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी तरफ बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि अदारे जो हैं उनको लीज़ पे दिया जाए, या मैं मुआशी अदारों की बात कर रहा हूँ, या जो आपके और बहुत सारे एसेट्स हैं, एसेट्स में मुआशी एसेट्स की बात कर लें वो ज़्यादा अच्छी बात है,
कि मुआशी एसेट्स जो हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। और आप देखें कि बड़ी बड़ी मज़े की बात है कि पहले ग्राउंड बनाई जाती है, फिर इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है और उसके बाद फिर उसके नुकसानात और ये सारी चीज़ें शो करवा दी जाती हैं, जिससे आम बंदा जो है वो यकीन करने पे मजबूर हो जाता है। मसलन कि मैं आपको बता दूं, ये भी अभी जो इससे पहले खबर लगी थी 27 जनवरी को, उसके बारे में ये लिखा गया है और ये PIA की बात हो रही है कि रूज़वेल्ट होटल जो है, जिसके बारे में पिछले दिनों था कि इसको बंद कर दिया जाए, फिर खबरें आई कि इसको बेच दिया जाए, फिर खबरें आई कि नहीं हम इसको बंद नहीं कर रहे, हम इसको चला रहे हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि रूज़वेल्ट होटल बंद नहीं किया, इससे चलाने के लिए $150 मिलियन जो है वो कर्ज ले चुके हैं। तो अब मसला ये है कि अगर अब कर्ज ले चुके हैं तो ये ग्राउंड बनाई जा रही है कि अब हमें इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए या हमें इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक और सफ़ेद हाथी जो है ना वो बनता जा रहा है। मज़ीद उसके बारे में लिखा जाता है कि ये वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर साहब, और ये वही वफाकी वज़ीर हैं कि जिनके एक बयान से आपको अंदाज़ा है कि PIA को किस कदर जो है वो नुकसान हुआ था, मुल्क को किस हज़ीमत से गुजरना पड़ रहा था। PIA की मलकीती रूज़वेल्ट होटल को ना बेचा जा रहा है और ना ही इसकी निजकारी हो रही है। इसे सिर्फ कोरोना के सबब आर्जी तौर पर बंद किया गया, बल्कि होटल को चलाने के लिए हुकूमत को $150 मिलियन कर्ज लेने पड़े। चलो हर कोरोना की वजह से अगर आपने बंद किया तो बात समझ आती है, लेकिन उन्हीं दिनों में इसको बेचने और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं उसको नज़र आ रही थी कि अब ये भी एसेट जो है पाकिस्तान का बिक जाएगा। अब उसके बारे में फर्दर अगर हम थोड़ा सा जाएँ तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर चेयरमैन सादिक संजरानी साहब की ज़ेर सदारत ऐवान बाला के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान कहा और अपने तहरीरी जवाब में उन्होंने बताया कि अमेरिका में मौजूद रोज़वेल्ट होटल को फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। रोज़वेल्ट होटल 18 दिसंबर 2020 से बंद है। 18 दिसंबर 2020 से बंद है। होटल की साइट लीज़ पर देने की वजारत निजकारी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अच्छा जी, 2010 के बाद से होटल की आमदन में कमी हो रही है। 2010 में रोज़वेल्ट होटल की सालाना आमदन $8.33 मिलियन थी, तहम 2019 में होटल की सालाना आमदन $1.495 मिलियन रह गई है। तो अगर 2010 में उसकी आमदन इतनी थी और अब जाके आमदन उसकी कम हो रही है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर आपकी नाहली जो है छुपी हुई, उस नाहली को मेरे ख्याल में ख़त्म करें। और इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आपकी काबीना में जो जिनको बाहर से आपने इंपोर्ट किया, तो उनसे कहें कि अपना जो उनका इल्म है उसके हमें वो उसका जादू दिखाएं। वो कहाँ इल्म उनका इस्तेमाल होता है, कहाँ उनकी इंटेलिजेंस वो इस्तेमाल होती है। ये निजकारी जो है ये तो हमारे लोग जो हैं, जब इनको आप नुकसान की बात देखेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं, तो निजकारी जो है ये तो कितना बड़ा काम नहीं, मतलब कि एसेट बेचना को बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए हमें बड़ी अकल और फहम की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके लिए बड़ा कुछ दानिशवर होना चाहिए ताकि हम कोई एसेट जो है बेच सकें। उसके बाद मज़ीद जो है उसी दौरानिए में उन्होंने ये कहा है कि PIA को 15 साल के दौरान 500 अरब का खसारा हुआ है। अब वो खसारे के बारे में बात ये कर रहे हैं कि 2005 से लेकर 2020 तक के दौरान होने वाले खसारे की तफसीलात कौमी सामने पेश की, जिसके मुताबिक कौमी एयरलाइन का खसारा 15 सालों के दौरान 500 अरब तक पहुँच गया। तहरीरी जवाब में दोबारा फिर बताया उन्होंने कि नून लीग के आखिरी साल सबसे ज़्यादा 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में कौमी एयरलाइन के खसारे में बेतदरीजी कमी हुई और 2019 में खसारा कम होकर 55 अरब हो गया, जबकि 2020 में PIA का खसारा मज़ीद कम होकर 39 अरब हो गया। ये बात तो बड़ी अच्छी है अगर वो खसारा इस तरह से कम हुआ, लेकिन अभी जो पीछे दिनों तियारा मलेशिया में रोक लिया गया और उसके ऊपर 70 लाख जो US डॉलर जो पे करने पड़े हैं, उसका भी मेरे ख्याल में जिक्र होना चाहिए कि वो मतलब कि हमें होश खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, या इन वजूहात की बिना के ऊपर हमारी जो नेशनल एयरलाइन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या दुनिया में हमारी जग हंसाई जो कितनी ज़्यादा होगी। तो ये भी इस चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से मेरे परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिकली अदारे ठीक है मानते हैं अकॉर्डिंग टू यू के पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये सारे के सारे खसारे जो आपको वो विरासत में दे गए हैं, लेकिन ये जिसको विरासत में चीज़ें मिलती हैं फिर उसका ही हक बनता है और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हीं अदारों को जो है वो प्रॉफिट में लेके आए। क्योंकि आप भी तो उन दिनों बहुत ज़्यादा शोर डालते थे कि ये जो फ़लाँ गवर्नमेंट जो वो खा गई, ये पिछले दौरे हुकूमत में ये हुआ। अब जो कि दौरे हुकूमत आपका है तो आपको चाहिए कि इनको प्रोडक्टिविटी जो है इनकी बेहतर करें, गवर्नेंस बेहतर करें, इन अदारों को सही रास्ते पे लेके आएँ ताकि वो हमें नज़र आए कि वाकई कोई ऐसा एक सेक्टर या कोई ऐसा एक एसेट जो है उसको आपने राह रास्त पे ला के अवाम को सौंप दिया है।
अभी जो पिछले दिनों इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने करप्शन की रैंकिंग की है, इससे पिछले साल पासपोर्ट की रैंकिंग हुई तो हमने बड़ा क्रेडिट लिया था उसके ऊपर। मेरा एक बहुत अच्छा वीलॉग जो मैंने किया था। इस साल भी हमें पासपोर्ट की रैंकिंग जो उसके ऊपर हमें क्रेडिट लेना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम तो डे बाय डे जो है वो तरक्की करते जा रहे हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ हम तरक्की करते जा रहे हैं। तो इसलिए शायद इस दफ़ा हमने पासपोर्ट की रैंकिंग के ऊपर भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम इसमें देखते हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज़ के ऊपर इतराज़ किया है, बल्कि गवर्नमेंट के कुछ वज़रा ने इतराज़ किया है कि जो डेटा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली हालिया साल का नहीं है, मतलब 19 का नहीं है, उससे पिछले जो है वो साल उसका डेटा इस्तेमाल किया, जिसके बारे में वफाकी वज़रा जो है उसमें एक जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब जो उन्होंने कहा है कि 2018-19 का डेटा इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर सी बात है अगर 2020 के अंदर रैंकिंग होगी तो डेटा तो 18-19 का ही इस्तेमाल करेंगे ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और ये अदारे जो हैं जाहिर सी बात भी फॉरनर अदारे हैं, मेरा इनके ऊपर तो हमें इनकी जो फाइंडिंग है उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अब क्वेश्चन कर देना तो मेरा नहीं ख्याल को बड़ी बात है। और दूसरी बात का पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपको ये पता है कि डेटा पिछले सालों का इस्तेमाल किया है इन्होंने, तो फिर आप नया डेटा इस्तेमाल करके नई रैंकिंग जो निकाल लें, बजाय किसी के ऊपर इतराज़ करने के। अगर इन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग जो है उसको गलत शो किया है तो फिर आप भी इंटरनेशनल अदालतें जो है वहाँ जाकर मुकदमा कर देंगे। ये पाकिस्तान की इमेज को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पिक्चर आपको भी नज़र आ रही है यहाँ स्क्रीन के ऊपर, जो मैं आपको दिखा सकूँ कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है मतलब कि पिछले एतवार की, तो वो आपको क्लियर कट नज़र आ जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर हमें कोई इतना ज़्यादा वो शोर करने की ज़रूरत है। देखें, हमने अगर थोड़ा सा गौर से आप देखें तो हमने जो बात की थी इसमें कि लो जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है पाकिस्तान का, जरदारी गवर्नमेंट में देखें तो आपको टॉप पे 139 मिलेगा, फिर 2013 में 127 पे आ गया, फिर 126 पे है, फिर 117 पे है। फिर आप देखें साथ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं लीडरान की, और आप देखें कि ये 116 परसेप्शन इंडेक्स भी रहा है। फिर इसी तरह से ये 2017 के अंदर 117 था, 2018 में ये 117 था, ठीक है, 2019 में ये 120 हो गया। मतलब कि अब हम जो हैं हमारी तरक्की है करप्शन की तरफ वो बढ़ती जा रही है। और अब जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इसी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए हमने 4 दर्जे तरक्की की है करप्शन करने में। तो इसको आप कह लें कि जो तनज़ली की बात इन्होंने की है उसका मतलब यही है कि आप करप्शन के कुएं के अंदर जो है वो गिरते जा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसी रियासत मदीना के अंदर, और चूँकि ये गवर्नमेंट आई भी इसी वजह से थी कि बाकी इससे पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने मुल्क को मतलब करप्शन कर करके मुल्क को तकरीबन उसका खून ही चूस लिया था। बात भी समझ में आती है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ठीक उन्होंने तो खून चूस लिया, तो क्या आपने उस खून जो चूसा था उसकी वसूली की? हालांकि तकरीबन नैब जो है वो भी काफ़ी रिकवरियाँ कर रहा है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मैं जो किसी पॉलिटिकल इशू के अंदर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं तो हमेशा आउटपुट जो उसकी बात करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के अंदर अगर इस तरह की रैंकिंग जो है हमारी वो ख़राब हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हमें सोचने की बड़ी अशद ज़रूरत है। बजाय कि हम ये कहें जी कि उन्होंने डेटा जो पुराना इस्तेमाल किया है या उन्होंने वो डेटा सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अब तो गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है आपको, आप वही फार्मूला इस्तेमाल करें। आपको अगर शक है कि वो डेटा इस्तेमाल सही नहीं किया तो आप उसमें अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन यू कैन पुट द डेटा एंड गेट द आउटपुट जो, और उससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान करप्शन के परसेप्शन इंडेक्स में किस रैंकिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। जी मैंने आपको पिछले वीडियो लॉग में शायद एक मैंने सेंटेंस बोला था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट जा रही है इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका इन्फ्लेशन है। अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ जी वाकई परफॉर्मेंस जो है वो इनकी बेहतर हो रही है, क्योंकि आम आदमी जो है उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि पॉलिटिकली कौन से शेक पास की जा रही है या कौन सी शेक जो उसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है। आम आदमी उसको सिर्फ 2 ही चीज़ों से गर्ज है कि उसको रोटी जो है वो आसान कीमतों पर मिले, सस्ती से सस्ती मिले, और रोज़गार जो है उसके मौके पैदा हों, ताकि वो जो रोटी जिसकी हम सस्ती से सस्ती लिविंग कास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसको अफोर्ड भी कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दोनों ख्वाब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी का पूरा होता हुआ। क्योंकि रियासत मदीना की रियासत के अंदर अगर देखा जाए तो अभी जो खबर जो आई है तकरीबन 117 अदारे ये ख़त्म कर रहे हैं। अब जब अदारे ख़त्म करेंगे तो उन अदारों में लोग काम भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है और उनमें काम करने वाले लोग तकरीबन 70,000 हैं। तो इसका मतलब ये कि जब 117 अदारे आप
ख़त्म करेंगे तो उसमें 70,000 खाली असामियाँ जो हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। बल्कि मुल्क में और ज़्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ये वही बात है, अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊँ, जैसे बात कर रहे थे उसकी अदारों की, आपको थोड़ा सा याद हो तो हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी लीज़ पे हैं और ये भी हमारा बहुत बड़ा एक एसेट है। इसी तरह जो हमारे मोटरवेज़ हैं उनमें से कुछ मोटरवेज हैं वो भी लीज़ के ऊपर हैं और ये भी हमारा बहुत बड़ा एसेट है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बेचना शुरू कर देंगे, आजकल भी ज़ेर गौर था कि इस्लामाबाद में एक पार्क है उसको भी लीज़ पे दे दिया जाए ताकि 500 अरब जो हैं वो वसूल किए जाएँ स्कूक बॉन्ड जारी करके। तो अब देखें, अब हमारी हाल जो है वो हमारा ये आ गया कि अब हम बेचना शुरू कर दें। कल को हो सकता है आधा मुल्क बिक जाए, को बंदा एक आके बैठेगा तो वो कहेगा जी ये तो आधा मुल्क मेरा है तो मैं इसका मालिक हूँ, चीज़ें सारी जो हैं मैंने अपने हवाले से करना। और ये खुले ये इशारे हैं कि इन 2-3 अदवार के अंदर जो मैं खाली किसी एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा, मैं पिछले मतलब सारा इसको देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन जो थी उसको बिल्कुल भी किसी बंदे ने तवज्जो नहीं दी या कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई गई ताकि हम आने वाले 30 सालों का सोच के हमको लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं ताकि लोगों को हम जो है अच्छा रोटी कपड़ा मकान दे सकें या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो उसको बेहतर बना सकें। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनका फर्दर फ्यूचर जो है वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, आपको मैंने बताया था अगर याद हो तो 2 करोड़ नौकरियों का रियासत मदीना में वादा किया गया था, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 2 करोड़ और 16 लाख लोग जो हैं उनकी नौकरियां ख़त्म हुई हैं। उसको अब कोविड में डाल लें, लो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस में डाल लें या स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल लें, कहीं भी डालें, 2 करोड़ 16 लाख नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। और उसमें अब 17,000 असामियाँ ये भी डालें तब आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे पिछले 2 से 3 सालों में बेरोज़गार हुए हैं। उसके बाद दूसरी बात जो है, और इससे भी ज़ाहिर सी बात है, मुल्क के अंदर पैनिक फैलेगा, इकोनॉमिक मिजरी फैलेगी। उसके बाद दूसरी बात जो है पेट्रोलियम की कीमतों में ये कल अब अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा ये लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। और आपको पता है हर 15 दिन बाद जो है गवर्नमेंट वो कीमतें तय कर दी, कभी कीमत बढ़ जाती है और कभी कीमत कम होती है। बढ़ती ज़रा ज़्यादा इंटेंसिटी है, जब ये कम होती है तो फिर वो 1 रुपया 2 रुपया इसी तरह से चीज़ें जो वो चल रही होती हैं। और अब अगर मुझे बताइए कि ये अगर 10 से 12 रुपये फ़ी लीटर आप पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो जाता है तो क्या इससे मुल्क में महंगाई नहीं फैलेगी? क्या इससे ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है वो नहीं बढ़ेगी? क्या इससे जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें इजाफा नहीं होगा? क्या इससे प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं होगा? तो ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको समझने की जरूरत है। आज मैं सुबह बात कहीं खबर पढ़ रहा था कि ये पेट्रोलियम के अंदर जो लेवी लगाते हैं, लेवी टैक्स जो कहते हैं उससे रिकवरियाँ ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू रिकवरीज बाय FBR ऑन टैक्सेज। उसमें ये भी बात है लिखी थी अखबार के अंदर, अगर FBR बंद कर दें तो टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 5% जो है वो कमी होगी। तो इससे आप लगा लेंगे FBR जो है वो कितना इफेक्टिव है, कितनी अच्छी कारकर्दगी है उसकी। तो आ जाके फिर बचता आपके पास यही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि ज़ाहिर सी बात है जिससे आम बंदा जो है उसने यूज़ करना है और इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। और इसमें शायद एक कमी हम ये भी समझते हैं कि हमारे मुल्क में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इसके साथ अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।